तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। क्या ट्रीटमेंट होता है? तो बेटा जो पुरानी वीडियोस में हमने आपको एक हाइपोथेटिकल फिगर लेके एक बैलेंस शीट बनाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जब भी जो भी प्रॉफिट रिजर्व लिखा हुआ होता है वो कौन सा होता है बेटा? पुराने साल का होता है। कौन सा? लास्ट ईयर का। भैया हाँ जी, तो बेटा कौन से प्रॉफिट और लॉस लिखे हुए होते हैं? पुराने प्रॉफिट और लॉसेस लिखे होते हैं, पुराने रिजर्व्स हमारी बैलेंस शीट में होते हैं। और वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो जो पुराने जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था, मतलब 1 तारीख के बाद फ्यूचर में न्यू रेशियो होगा, तो उससे पहले जो रेशियो उनका चलता चला आ रहा है पुराने टाइम से, उस रेशियो में वो क्या करते हैं बेटा? अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट जैसे करते थे उसी रेशियो में वो रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसी रेशियो में वो पुराने प्रॉफिट को रखे रखते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल देते हैं जिसको। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा कि पार्टनर्स कहते हैं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद हमारा रेशियो 1:1:1 हो जाएगा, और इससे पहले जो उनका रेशियो हुआ करता था वो 3:2:1 हुआ करता था। तो ए बी सी तीनों पार्टनर सेम है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, लेकिन रेशियो बदल गया है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब बेटा रेशियो बदलने से इससे पहले 1 तारीख से पहले जो इन्होंने अपने लिए प्रॉफिट इकट्ठा किया होगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं, इन्होंने अपने पास कुछ, अगर इनके पास कोई लॉस पड़ा होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर इनके पास कोई जनरल रिजर्व रखा हुआ होगा, कोई भी इस तरीके की सिचुएशन अगर इनके सामने है, तो आप मुझे बताओ ये इन्होंने किस तरीके से क्रिएट की होगी? 3:2:1 में क्रिएट की होगी। अब जब पार्टनर्स को यह पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2021 को हमारा रेशियो क्या होने वाला है? पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, तो बताओ बेटा पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? अगर बताओ बेटा पार्टनर अगर इस प्रॉफिट और लॉस जो उन्होंने पुराने हिस्से में जोड़ रखा था, बना रखा था, अगर रेशियो बदल जाएगा तो क्या पार्टनर्स को इनको फ्यूचर में जाने देना चाहिए या इस प्रॉफिट और लॉस को यहीं पे खत्म कर लेना चाहिए, दीवार बना देनी चाहिए कि नहीं, फ्यूचर में जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कोई भी पुराना अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, नई पार्टनरशिप फर्म, नए रेशियो और नया ही बैलेंस शीट बनाई जाएगी। और अगर नई बैलेंस शीट होगी तो अगर कोई पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, तो उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट, उसको वहां पे ट्रांसफर नहीं करने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जितने भी पुराने लॉस, प्रॉफिट या फिर रिजर्व होते हैं उनको आज ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। और बेटा जितने भी प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस होते हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो आपने 11th क्लास से सीखा था कि भैया जो भी क्रेडिट के बैलेंस होते हैं अगर उनको खत्म करना है तो डेबिट कर दीजिए, और जो भी कोई डेबिट का बैलेंस है उसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। मतलब अगर मेरे पास कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है और पुराना रिजर्व बना हुआ है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस रखता होगा, और अगर मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे जाने नहीं देना आगे, मुझे आज ही उसको कंप्लीट खत्म करना है, तो बताओ बेटा मुझे क्या जर्नल एंट्री बनानी चाहिए? तो मुझे जर्नल एंट्री बनानी होगी रिजर्व प्रॉफिट के लिए, जर्नल रिजर्व का नेचर क्रेडिट का, उसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको भी क्या कर दूंगा बेटा मैं? डेबिट। तो मेरे पास जो भी रिजर्व था, मेरे पास कोई भी पुराना प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑफ इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं उसको ले गया तो फ्यूचर में तो रेशियो बदल जाएगा, और अगर फ्यूचर में बटा तो वो इक्वल बढ़ जाएगा, और मुझे ऐसा नहीं करने देना क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पैसा लगाया था उसी हिसाब से मुझे वो वापस चाहिए। तो मैं नई बैलेंस शीट में जाने से पहले ही उसको आपस में बांट के खत्म कर लेता हूं। और बताओ बेटा रिजर्व और प्रॉफिट अगर खत्म होगा तो ये किसको मिलेगा? पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, और पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व होते हैं उनको अगली बैलेंस शीट में जाने से हमें रोकना होता है, और रोकने के लिए क्या करना होता है? हमें उन्हें ओल्ड रेशियो में बांट लेना होता है, क्योंकि पुराने रेशियो में ही क्रिएट किए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट भी किस रेशियो में किए जाएंगे बेटा? पुराने रेशियो में किए जाएंगे। तो नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। और बेटा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
तो हम क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में बांट के, ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व पड़ा हुआ है तो हमें उसे क्या करना होगा, पुराने रेशियो में बांट के खत्म करना होगा। तो जैसे बेटा प्रॉफिट को बांटा, वैसे ही अगर मेरे पास कोई लॉस है तो उसको भी बांट दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का होता है, बांटने के लिए डेबिट किया, तो लॉस का नेचर डेबिट का होता है, बांटने के लिए क्रेडिट कर दो। तो बेटा अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपके पास है तो लॉस है डेबिट को क्रेडिट कर देना। अगर आपके पास कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम का लॉस है तो उसको भी रिटर्न ऑफ कर देना। और बताओ बेटा अगर लॉस होगा तो पार्टनर के अकाउंट में ही जाएगा, मतलब पार्टनर के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जब भी हम किसी पार्टनर के अकाउंट को कम करना चाहते हैं, हम पार्टनर के अकाउंट से कोई पैसा कट करना चाहते हैं, तो हमें पार्टनर के अकाउंट को क्या कर देना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो हमने लिख दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर से किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। जब प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही बना था तो लॉस भी पुराने रेशियो में ही बंटना चाहिए। तो बेटा हमें एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी पुराने प्रॉफिट्स, कोई भी पुराने लॉसेस, कोई भी पुराना रिजर्व रखा हुआ होगा पुरानी बैलेंस शीट में, क्योंकि एक के बाद तो नई बैलेंस शीट आने वाली है, क्योंकि हम दोबारा से रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसके लिए जो भी पुरानी चीजें होंगी उनको हमें क्या करना होगा, बांटकर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लेना होगा। अगर रिजर्व है तो क्रेडिट का नेचर रखते हैं, उनको बांटने के लिए डेबिट कर दे, रिटर्न ऑफ करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉफिट हमारे पास, कोई भी लॉस हमारे पास है तो उसका नेचर डेबिट का होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे। और प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, लॉस पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा इतना ही आसान होता तो शायद 12th में ना होता। थोड़ा सा यहां पे क्या आ जाता है, झोल आ जाता है। क्या कि जिस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं, ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि ये तो लॉजिकल बात है कि अगर कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं तो कुछ भी अगर पुराना अमाउंट उनके पास है तो उसको वहीं खत्म करके चलना चाहिए। नई बैलेंस शीट बनने वाली है, नए रेशियो बनने वाले हैं, तो चीज़ें भी नई ही लिखी जाएंगी। नई रिजर्व बना लो, नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पैसा जो होगा उसको ही क्रिएट कर लेना, जितनी भी बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी होती हैं वो भी उनकी नई वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू लिखना। तो लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती। वो कहते हैं हम नई चक्कर में पड़ने वाले, दोबारा रिजर्व बनाने वाले। जो पैसा रखा है उसी को रखा रहने दो, जो प्रॉफिट जुड़ा पड़ा है उस प्रॉफिट को एज इट इज एक्यूमुलेट ही रहने दो। मतलब पार्टनर कहते हैं कि जो हमारे पुराने प्रॉफिट्स या फिर पुराने रिजर्व हैं, हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। कहां पे, न्यू बैलेंस शीट के लिए। जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनने वाली है, जो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनने वाली है, हम उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में उन्हीं प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स को शो करेंगे जो हमने पहले बनाए हुए थे। बेटा बताओ, फिर से एक अन्याय की सिचुएशन आपको नजर आ रही है। जर्नल रिजर्व बनाया गया। जब रिजर्व बनाया जा रहा था 1 अप्रैल से पहले, तो 1 अप्रैल से पहले रेशियो क्या चल रहा था बेटा, 3:2:1। ए और बी और सी के बीच में रेशियो क्या हुआ करता था, 3:2:1। तो रिजर्व क्रिएट किया गया। जब रिजर्व क्रिएट किया गया तो रिजर्व में पैसा डाला गया। मान के चलते हैं बेटा, हमने जो रिजर्व क्रिएट किया वो 60,000 रुपीज का किया। और जब ये रिजर्व बना के तैयार किया जा रहा था 60,000 रुपीज का, तो तीनों पार्टनर से पैसा मांगा गया होगा। बोला गया जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उससे ज्यादा पैसा मांगा गया होगा, जिसको कम मिलता है उससे कम, जिससे और कम मिलता है उससे और कम। तो देखा जाए तो जो जर्नल रिजर्व में कंट्रीब्यूशन हुआ ए, बी और सी के द्वारा, वो कितना कितना रहा होगा। तो बेटा 30,000 रुपीज ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, 20,000 रुपीज बी ने कंट्रीब्यूट किया होगा और 10,000 रुपीज सी ने कंट्रीब्यूट किया होगा। जब ये पुराना रिजर्व क्रिएट किया जा रहा था, जब पहले उस टाइम पे बेटा ये नया था, जब रेशियो सिर्फ 3:2:1 हुआ करता था, उस टाइम पे इन्होंने रिजर्व बनाया। एक ने 30, एक ने 20, एक ने 10,000 रुपए डाले। पार्टनर कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा है लेकिन हम नहीं बना रहे रिजर्व, हम तो इस रिजर्व को आपस में बांट नहीं रहे। फिर कौन बनाए रिजर्व? एक काम करो, इस 60,000 को नई बैलेंस शीट में एज इट इज रिजर्व बना के लिख दो। मैं अगर बेटा आपसे पूछूं कि अगर ये रिजर्व आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा तो फ्यूचर में जब भी ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तब रेशियो कौन सा अप्लाई हो रहा होगा? 1:1:1। तब तो वो तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर हो गए होंगे। और अगर ये तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर हो गए होंगे उस सिचुएशन में, तो जब ये रिजर्व बांटा जाएगा तो तीनों पार्टनर के हिस्से में 20,000 और 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है कि अगर रिजर्व क्रिएट 30-20-10,000 हुआ, लेकिन फ्यूचर में तो 20-20-20 होगा, 20,000 20,000 20,000। क्यों? क्योंकि रेशियो 1:1:1 चल रहा होगा। अब मुझे बताओ, क्या फिर से आपको एक अन्याय होता? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप बेटा जज हो।
जस्टिस दो, ए बी सी के बीच में न्याय करो। तो आपने क्या किया, आपने फिर से वही हथौड़ा उठाया, हम करेंगे न्याय, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखो कैसे आप कहते हो इसको 30,000 मिलने, इसने 30,000 रुपीज बनाए थे, 60,000 को क्रिएट, जब 60,000 रुपीज का रिजर्व बनाया गया था तो ए ने कंट्रीब्यूशन दिया था 30,000 का, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस रिजर्व को ही आगे लेके चलते हैं और बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब फ्यूचर में इसको देखोगे तो इसके पास सिर्फ 20,000 रुपीज ही रह जाएंगे जब ये वापस मिलेगा, तो इसको 10,000 रुपए कम मिलेंगे। मतलब ये 10,000 रुपए अपने सेक्रीफाइस कर जाएगा, और ये सेक्रीफाइस कर जाएगा तो एक को दिक्कत हो जाएगी। ये कहेगा जब पैसा जुड़ने का नाम आता है तो मुझसे 30,000 रुपए जुड़वाते हो, लेकिन जब वापस देने का नाम आता है तो मुझे 20,000 देते हो, ये कहां का न्याय है। तो हमने कहा न्याय तो हम देने वाले हैं ना, तुमने 30,000 रुपए तुमने लगाए थे, फ्यूचर में तुम्हें अगर रिजर्व से 20 वापस मिलने तो मतलब तुम्हें 10,000 रुपीज कम मिलने वाले हैं। मतलब तुम 10,000 रुपीज से क्या कर चुके हो बेटा, सेक्रीफाइस कर गए हो। हम ये किसको बोल रहे हैं, ए को। हमने कहा भी 20 मिलने, तुमने लगाए 20 आपको मिल जाएंगे, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ना तुम गेन कर रहे हो ना तुम सेक्रीफाइस। लेकिन सी तुम्हें 10,000 रुपए लगा के अगर 20,000 मिल रहे हैं तो मतलब तुम 10,000 से क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। और हमने कहा हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब भी आपको बोला जाए कि आपको न्याय करना है, जब भी आपको महसूस हो कि कॉन्सेप्ट से चीजें हट रही हैं, तभी आपको क्या करना है, कंपनसेशन वाली एंट्री पास करनी है, कंपनसेट करना है। किसको, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेट कर दो। कह दो देख 10,000 रुपए तेरे कम मिल रहे तू आज ले ले और फ्यूचर में 20 ले लियो, तेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और सी से कह देंगे तू 10,000 रुपए वापस दे दे आज ही, फ्यूचर में 20 ले लियो तो तुझे 10 मिलते 10 ही मिलेंगे, क्योंकि 10 तू वापस दे चुका है। इसका मतलब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं सी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करूंगा, और जब भी सी के अकाउंट से पैसा काटा जाएगा तो सी का अकाउंट डेबिट होगा। और मैं ए को पैसा देने वाला हूं तो ए को अगर अमाउंट पे किया जाएगा तो ए का अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और कितने रुपए से, 10,000। फिर से बेटा ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो मतलब बेटा जब भी मुझे कोई सिचुएशन ऐसी नजर आएगी कि मेरा कॉन्सेप्ट हिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा मत करो, अपना कॉन्सेप्ट मत लगाओ। हम कह रहे हैं तुम ये कर दो वो कर दो, रिजर्व बढ़ता है मत बांटो, प्रॉफिट बढ़ता है मत बांटो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को पहले ही बांट लिया है। अगर ऐसी सिचुएशन हमें आ गई तो बेटा आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिर से वही G2S। तो बेटा फिर से हमने क्या किया, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया, हमने उस रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो में। हमने पहले ओल्ड रेशियो में देखा बांट के, हमने फिर न्यू रेशियो में देखा, और हमने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। तो सर जब भी ये कॉन्सेप्ट आया करेगा तो क्या किया करेंगे, तो बेटा वर्किंग नोट बनाया करेंगे। पहले जो भी अमाउंट हुआ करेगा उसको ओल्ड रेशियो में बांटा करेंगे, फिर जो भी अमाउंट हुआ करेगा उसको न्यू रेशियो में बांटा करेंगे। और ओल्ड रेशियो में से, जैसे ये ओल्ड में बट गया बेटा, देखो यहां पे हमने इसको ओल्ड रेशियो में बांटा हुआ है, इसके बाद हम इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे। और जब मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूंगा तो मेरा जो आंसर निकल कर आएगा वो कौन सा आंसर निकल कर आएगा, सैक्रिफाइस और गेन निकल कर आएगा। और जो प्लस में आएगा उसको मैं सैक्रिफाइस बोलूंगा, जो माइनस में आएगा उसको मैं गेन बोलूंगा, और मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री पास करके एकदम परफेक्ट आंसर निकाल दूंगा। फिलहाल हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वो क्यों किया जा रहा है, उस क्वेश्चन को करने के पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, आपको ये समझ में आ जाए, और आप एक स्मार्ट तरीके से क्या करते रहे बेटा, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते रहे। ठीक है ना, कि क्या सिस्टम होता है किसी भी अकाउंटिंग के पीछे, क्या सिस्टम लगा हुआ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसी वजह से बेटा हमारा नाम भी है राइज। राइज का मतलब रिलायबल, जो कि अब हम इंस्टीट्यूट है ये एक तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, ऑफलाइन भी जब हमारी क्लासेस चलती हैं जहाँ पे हमारे कोचिंग सेंटर्स पे, इंस्टीट्यूट्स पे, तो इसका मतलब ये रिलायबल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिस्टमेटिक एजुकेशन दी जाती है। फिलहाल के लिए बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में इतना समझ लो कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, नाम के पीछे दोनों के रिजर्व लिखा हुआ है, तो इनका ट्रीटमेंट तो बिल्कुल रिजर्व की तरह ही होगा। क्या कि जितने भी रिजर्व होते हैं उनको पार्टनर्स में रेशियो में बांट के डिवाइड कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि ये रिजर्व है, और रिजर्व जो होते हैं उनको पुराने रेशियो में ही खत्म कर लिया जाता है, क्योंकि उनको पुराने रेशियो में ही क्रिएट किया जाता है, उनको फ्यूचर की बैलेंस शीट में पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन मैटर आ जाता है कभी कभी ये कि बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं हमारी फैक्ट्री में, ऑफिस में, तो होता क्या है कि उनके साथ फ्यूचर में जब काम करते करते इन फ्यूचर उनका एक्सीडेंट हो जाए, मशीन से कोई चोट लग जाए, तो उसको जो कंपनसेशन देना होता है, जो उसका ट्रीटमेंट का अमाउंट होता है, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। और जो एम्प्लॉयर होता है वो पहले से ही, एकदम से पैसा लाने से अच्छा है कि वो पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लेता है। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं अपने प्रॉफिट में से निकाल के कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हम किसी वर्कर की हेल्प कर देंगे अगर किसी को आवश्यकता हुई। तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स के लिए जो कंपनसेशन देना है उसके लिए पहले ही कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है बेटा? ट्रीटमेंट अभी एक बार बताता हूं, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नाम से मतलब समझ ले। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो बेटा मार्केट में हमने पैसा निवेश किया। अब जो मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटा मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वहां पे इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है हमारा अमाउंट, तो इस वजह से हमको लगता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होगा। अब फ्लक्चुएट होकर इंक्रीज ही होगा, ये तो रिस्क हो गया ना बेटा कि इंक्रीज ही होगा, ये तो गारंटी नहीं है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज की सिचुएशन जहां पे बनती है तो हमें यह लगता है कि मे बी फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो हमारे पास उसके लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए जिससे हम एज अ बैकअप उसे इस्तेमाल कर सकें और उस लॉस को कंप्लीट कर सकें। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ करता था। आपको लगता था कि मेरा कोई डेटर डूब सकता है, कोई डेटर मेरे पैसे मार सकता है, तो आप डेटर को कम करने, अपने रिस्क को कम करने के लिए प्रोविजन बना दिया करते थे। तो जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उस टाइम पे बना करता था 11th में, आगे भी बनेगा, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन में इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, तो अगर वो डिक्रीज हो गया तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए भी रिजर्व बनाया जाता है। अब बेटा अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो ये रिजर्व भी क्या कर लिया जाएगा, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, सभी पार्टनर्स में। तो बड़ा आसान है बेटा, आपको पता चल चुका है ना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी रिजर्व को बांटते हैं तो इसका नेचर क्रेडिट का होता है। आपको इसको बांटने के लिए क्या करना होता है, खत्म करने के लिए डेबिट, तो रिटर्न ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। अगर बेटा मान के चलो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, भैया हमने तो सोचा था घटेगी लेकिन बढ़ गई, तो बढ़ गई तो भी सारा रिजर्व बचा रहेगा, तो फिर से सेम ट्रीटमेंट। और जो एसेट इंक्रीज हुई होगी तो बेटा वो तो बढ़ गया है, तो वो तो फायदा ही हो गया, एसेट बढ़ गई आपकी, तो वो रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो जाता है। तो जब भी एसेट बढ़ जाती है तो किसका पार्ट हो जाती है, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट हो जाती है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है आप उसी से उसको सेट ऑफ करा देंगे। एग्जांपल के तौर पे आपने रिजर्व तो बनाया था 30,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो डाउन हुई सिर्फ 10,000 रुपीज से, तो बेटा 10,000 रुपीज आप इसमें से निकाल के इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ कराने में यूज करेंगे, और 30,000 में से 10,000 जाने के बाद जो 20,000 रुपीज रिजर्व में बचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, उसको आप फिर से पार्टनर्स के बीच में रिटर्न ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशियो में। एंट्री आपको पता है, इससे थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बनी हुई है, या फिर आपके पास अगर बुक है हमारी तो उसमें आपको स्पष्ट मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बेटा वापस आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा वही बात आ गई कि हमने रिजर्व बनाया है वर्कर्स के लिए। अगर वर्कर का कोई क्लेम आपके पास नहीं आया, अगर मतलब किसी को चोट नहीं लगी, भगवान ने चाहा कि किसी को चोट नहीं लगनी थी और लगी नहीं, तो कोई भी क्लेम नहीं आया, और क्लेम नहीं आया तो सारा रिजर्व बचा रह गया, और सारा रिजर्व बचा रह गया तो बेटा क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ करना होगा। और अगर बेटा क्लेम आ जाता है तो रिजर्व में से क्लेम माइनस कर दो, और जितना क्लेम चला गया उसके बाद जो पैसा बचता है उसको फिर पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, रिटर्न ऑफ कर दीजिए। तो बेटा एक्चुअल में इसको फिर एंट्री के साथ क्वेश्चन में कैसे आता है, तो वो जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको लाइव वीडियोस लाया करेंगे उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट रहें, बेल आइकन को दबाए रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।